नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ क्लासेस में हमने नाउन को पढ़ा था। आज भी हम नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जब हमें सेंटेंस पर स्ट्रेस डालना हो, उस केस में भी हम इट का यूज करते हैं। यहाँ देखिए ना, इट वॉज ही हु मेड दिस मिस्टेक। यहाँ हमें इस ही पर स्ट्रेस डालना है कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने मिस्टेक किया। इट इज अडानी हु फंडेड बीजेपी। यहाँ पे देखिए, अडानी जो है, इन पे स्ट्रेस डालना है, तो हमने क्या यूज किया, इट का यूज करके अडानी पे स्ट्रेस डाला है। राइट, यहाँ पे ये पजेसिव प्रोनाउन होगा। पजेसिव प्रोनाउन के कुछ यूजेस को देखते हैं। राइट, पजेसिव प्रोनाउन क्या है, देखिए, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, ये सारे क्या हैं, ये सारे पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है, सारे पजेसिव प्रोनाउन है। हिज जो है, यहाँ देखिए, हिज का प्रयोग पजेसिव प्रोनाउन में भी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव में भी होता है। इट जो है, इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इट का कोई भी पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है। इट्स जो है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। राइट, नाउन के पहले हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। नाउन के पहले हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का। राइट, यहाँ देखिए ना, ये क्या है, बुक है नाउन। इससे पहले हमने क्या यूज किया है, माई। और माई क्या है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है। देखिए यहाँ माई जो है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। राइट, तो नाउन से पहले हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करते। क्या यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का। राइट, यहाँ देखिए, दिस बुक इज माई बुक। क्या है, दिस बुक इज माई बुक। अगर नाउन के विषय में हमें पहले ही जानकारी मिल चुकी है या नाउन के विषय में पहले ही उल्लेख कर दिया गया है, तो हम दोबारा नाउन को नहीं लिखते हैं। इसके रिपीटेशन को कम करने के लिए ही हम क्या यूज करते हैं, इसके रिपीटेशन को कम करने के लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं। राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, दिस बुक इज माइन। क्या होगा, दिस बुक इज माइन। हम दोबारा नाउन को रिपीट नहीं करेंगे। पजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन मिलके ही तो बनाता है। हम दोबारा क्यों नाउन को रिपीट नहीं करते, क्योंकि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है वो पजेसिव एडजेक्टिव और नाउन ये मिलके ही तो बनाते हैं पजेसिव प्रोनाउन। इसलिए हम दोबारा पजेसिव नाउन को रिपीट नहीं करते हैं। नाउन यूज करके हम उस सेंटेंस को कंप्लीट कर देते हैं। राइट, जैसे माइन कैसे बना है, माई प्लस नाउन, ये दोनों मिल गया है, माई पजेसिव एडजेक्टिव है और नाउन मिल गया है तो बन गया है माइन। आर्स बना है कैसे, आर प्लस नाउन, ये दोनों मिलके पजेसिव प्रोनाउन आर्स बना दिए हैं। योर प्लस नाउन, ये दोनों मिलके पजेसिव प्रोनाउन योर्स बना दिए हैं। हिज प्लस नाउन, ये दोनों मिलके पजेसिव प्रोनाउन बना दिए हैं। राइट, हर प्लस नाउन, ये दोनों मिलके पजेसिव प्रोनाउन बना दिए हैं। देयर प्लस नाउन, ये मिलके पजेसिव प्रोनाउन देयर्स बना दिए हैं। यहाँ पे आप देखिएगा कि इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इसलिए हमने इट का पजेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन नहीं लिखा है। पजेसिव प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउन का यूज वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यहाँ देखिए ना, ये क्या है, इज, ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट क्या है, योर्स। योर्स तो पजेसिव प्रोनाउन है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, योर हाउस इज अ ब्यूटीफुल हाउस। यहाँ पे होम
लिखा है, मैंने हाउस लिख दिया। तो यहाँ देखिए ये पजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन दोनों मिलके ही पजेसिव प्रोनाउन बना है, राइट। तो वर्ब से पहले हम क्या यूज करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का। यहाँ देखिए वर्ब है, इससे पहले हमने क्या यूज किया है, पजेसिव प्रोनाउन का, राइट। हर्स इज अ कॉस्टली वॉच, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हर वॉच इज अ कॉस्टली वॉच, राइट। पजेसिव प्रोनाउन का यूज वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। इसका क्या मतलब है, यहाँ देखिए ये हैज लॉस्ट क्या है, ये वर्ब है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है माइन क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है ही हैज लॉस्ट हर बुक एज वेल एज माइन, उसने अपनी किताब तो खोई, मेरी भी खो दी, राइट। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी पजेसिव प्रोनाउन का यूज होता है। ही एट हिज स्नैक्स एज वेल एज माइन, उसने अपने स्नैक्स तो खाए, साथ में मेरे भी खा गए। पजेसिव प्रोनाउन का यूज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। पजेसिव प्रोनाउन का यूज प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी होता है। यहाँ देखिए ये माई क्या है, माई एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ क्या यूज होगा, प्रोनाउन। क्या लिखेंगे हम, माइन। योर कार इज बेटर देन माइन मतलब माई प्लस कार, योर कार इज बेटर देन माई कार, जिसको हमने पजेसिव प्रोनाउन से लिख दिया है माइन। ही accompanied बाय आई इज गोइंग। यहाँ देखिए एक चीज देखिए कि जो प्रोनाउन होता है, यहाँ देखिए जो प्रीपोजिशन होता है उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्टिव केस। प्रीपोजिशन जनरली दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव और एक होते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में कौन कौन से हुए और पॉजिटिव में कौन कौन से, जैसे देखिए लाइक, विथ, along with, together with, ये सब क्या हुए, ये सब पॉजिटिव प्रीपोजिशन हुए। और नेगेटिव प्रीपोजिशन क्या हुए, अनलाइक, क्या हुए, एक्सेप्ट एंड नॉट, बट, ये सब क्या हुए, ये सब नेगेटिव प्रीपोजिशन हुए। और प्रीपोजिशन का एक और फॉर्म होता है जिसे हम ऐसे लिखते हैं, वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन। अगर कहीं भी वर्ब 3 प्लस प्रीपोजिशन आ जाए तो हम उसे कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या कहते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। फ्रेज मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट कंप्लीट मीनिंग या विदाउट कंप्लीट सेंस, इसे हम कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या क्या होता है, देखिए जरा, फॉलोड बाय, या फिर फॉलोड विथ, या फिर accompanied बाय, या फिर assisted बाय, या फिर लेड बाय। ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। यहाँ देखिए जब भी प्रीपोजिशनल फ्रेज आए उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे accompanied बाय क्या है, V3 प्लस प्रीपोजिशन, इसके बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन क्या आया है, सब्जेक्टिव केस। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, मी, ही accompanied बाय मी इज गोइंग, राइट। अब एक और चीज देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आ गए, सब्जेक्ट 1
और सब्जेक्ट टू। लेकिन इससे पहले सब्जेक्ट टू से पहले कोई प्रीपोजिशन आता है, सब्जेक्ट टू से पहले कोई प्रीपोजिशन आता है, उस केस में क्या होता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, ये पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, और प्रीपोजिशन के बाद ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता ही है, और ऑब्जेक्टिव केस आएगा और इस प्रीपोजिशन को कॉम्प्लीमेंट करता है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ देखिए ना, द प्रिंसिपल क्या है, सब्जेक्ट वन, विद क्या है, प्रीपोजिशन, द टीचर क्या है, सब्जेक्ट टू, है ना। इसके बाद ये क्या है, आया है आर, ये हटाएंगे, क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो सब्जेक्ट टू है, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाता है। कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ हम पॉजेसिव केस यूज नहीं करते हैं, जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, राइट, फेवर। इनके साथ हम पॉजेसिव केस यूज नहीं करते हैं, तो इनके साथ यूज क्या करेंगे, इनके साथ हम यूज करते हैं, सेंटेंस को हम कुछ मॉडिफाई करते हैं, सेंटेंस को क्या करेंगे, मॉडिफाई करते हैं, एंड देन हम इसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का यूज करते हैं। जैसे आई नीड योर फेवर, ये गलत लिखा हुआ है, क्या होगा, आई नीड फेवर, आई नीड फेवर फ्रॉम यू, क्या होगा, आई नीड फेवर फ्रॉम यू। सी मेंशन यू, ये भी गलत लिखा हुआ है, क्या होगा, सी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, क्या होगा, सी डिड मेक मेंशन ऑफ यू, राइट। आई बेग योर पार्डन, आई बेग योर पार्डन, क्या होगा, आई बेग पार्डन फ्रॉम यू, आई बेग पार्डन फ्रॉम यू। इन वर्ड्स के साथ, जैसे सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज, मेंशन, रिपोर्ट, पार्डन, राइट, फेवर, इनके साथ पॉजेसिव केस नहीं आता है। अगर हमें इनके साथ पॉजेसिव केस लगाना है तो हमें सेंटेंस को मॉडिफाई करना होगा, एंड देन फिर ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, पॉजेसिव केस यूज नहीं करेंगे। पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज भी नहीं होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज भी नहीं होता है। देखिए ना यहाँ पे, योर एपोस्ट्रोफी एस, क्या है, इट एपोस्ट्रोफी एस, हर एपोस्ट्रोफी एस, ये सब लिखना बिल्कुल गलत है, ये सब लिखना बिल्कुल गलत है, राइट। क्या लिखेंगे, योर्स, क्या लिखेंगे, इट्स, क्या लिखेंगे, हर्स, राइट। पॉजेसिव प्रोनाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता है। यहाँ देखिए, द बेबी इज क्राइंग फॉर इट्स मदर, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है, तो क्या होगा यहाँ पे, इट्स मदर, राइट। द बेबी इज क्राइंग फॉर इट्स मदर। पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड बिफोर जिरंड, नॉट पॉजेसिव प्रोनाउन। जिरंड के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज होता है, ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन का। अब जिरंड क्या है, जिरंड क्या है, जिरंड कुछ नहीं, एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ देखिए, वॉक क्या है, वॉक एक वर्ब है, और इसके साथ क्या आ गया है, आईएनजी, क्या आ गया है, आईएनजी। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, इसका आंसर है वॉकिंग, वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। यानी
जिस भी शब्द से हमें व्हाट का आंसर मिलता हो वो जनरली क्या होता है, वो जनरली नाउन होता है। जिरंड क्या हुआ, जिरंड एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, राइट। तो यही कह रहा है कि जिरंड से पहले हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव का। जैसे देखिए ना, ये क्या है, विनिंग, विनिंग जिरंड है, इससे पहले हम क्या यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव का। क्या यूज हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन। क्या लिखेंगे, आई वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ माई विनिंग द मैच। यहाँ देखिए, हर डूइंग वेल इन गेम, क्या है, हर, हर जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, ये सेंटेंस सही है। अब कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, जब एक्शन का इफेक्ट, जब एक्शन का इफेक्ट जो है सब्जेक्ट पर खुद हो, जब एक्शन का इफेक्ट या इम्पैक्ट सब्जेक्ट पर खुद हो, तो हम वर्ड यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। यहाँ देखिए ना, ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को किल्ड किया, उसने खुद को किल्ड किया। सी प्रिपेयर्ड हरसेल्फ, उसने खुद को प्रिपेयर्ड किया। यहाँ पे सब्जेक्ट पे ही एक्शन हो रहा है, सब्जेक्ट पे ही एक्शन हो रहा है। इसके भी कुछ रूल्स को देख लेते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हैं, एक्विट, अवेल, रिकंसाइल, अम्यूज, रिजाइन, अवेंज, एक्सर्ट, अप्लाई, अडॉप्ट, एडजस्ट, राइट, एब्सेंट, एंजॉय। इन सब वर्ड्स के बाद क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या यूज करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे देखिए, राजू एक्सर्ट हिमसेल्फ फॉर द एग्जाम, राजू ने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया। एक्सर्ट मतलब होता है कि बहुत मेहनत करना। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। आई रिकंसाइल माई सेल्फ टू द लॉस, देखिए रिकंसाइल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है, राइट। इन वर्ड्स के साथ हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे इंजॉय, इंजॉय है यहाँ पे, देखिए दे इंजॉय, दे इंजॉय व्हाट, उसने क्या इंजॉय किया। जब इंजॉय के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाए, तब उस केस में हम रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं आए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं आए, तब हम रिफ्लेक्सिव का यूज करते हैं। जैसे दे इंजॉयड, क्या, मूवी, दे इंजॉयड द मूवी। यहाँ पे मूवी क्या है, एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं किए हैं। दे इंजॉय द रीडिंग, यहाँ पे रीडिंग एज ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, हमने रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे देखिए, द डॉग्स आर इंजॉइंग देमसेल्व्स इन द पार्क, इंजॉय के बाद हमने देमसेल्फ का यूज किया है। क्यों, क्योंकि द डॉग्स आर इंजॉइंग व्हाट, इंजॉइंग, तो पार्क में वो खुद को एंजॉय कर रहे थे, राइट। इसलिए हमने क्या यूज किया है, रिफ्लेक्सिव का यूज किया। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया था। रामू वाज एब्सेंट, रामू वाज एब्सेंट, रामू एब्सेंटेड हिमसेल्फ। देखिए यहाँ पे जब एब्सेंट का यूज एज अ वर्ब हो, जब एब्सेंट का यूज एज अ वर्ब हो, तो उसके बाद हमें रिफ्लेक्सिव का यूज करना जरूरी होता है। यहाँ पे एब्सेंट एज अ वर्ब नहीं है, एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, राइट। लेकिन यहाँ पे एब्सेंट एज अ वर्ब है, राइट।
तो इसके लिए हमने क्या यूज किया है, रिफ्लेक्सिव का यूज किया है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं होता है, जैसे कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बात, मूव, रेस्ट, हाइड। इन वर्ड्स के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं होता है। जैसे यू शुड स्टॉप योर सेल्फ एट द ट्रैफिक सिग्नल। आपको खुद को ट्रैफिक सिग्नल पे रोकना चाहिए क्या? नहीं, आपको ट्रैफिक सिग्नल पे रुकना चाहिए। तो स्टॉप के बाद हम योर सेल्फ नहीं लगाएंगे। यू शुड स्टॉप एट ट्रैफिक सिग्नल। यू शुड टेक रेस्ट हिमसेल्फ। He should take rest himself. He might have tired of walking 5 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए, उसे खुद को रेस्ट करना चाहिए क्या? नहीं, उसे रेस्ट करना चाहिए। He should take rest, यहाँ पे himself नहीं आएगा। He should take rest. He might have tired of walking 5 किलोमीटर। राइट। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट नहीं होगा अगर उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है। तो यहाँ देखिए, माई सेल्फ क्या है? प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन इससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है, तो यहाँ पे माई सेल्फ नहीं होगा। क्या होगा? आई एम गणेश फ्रॉम पटना। जहाँ गणेश से पहले माई सेल्फ आया था, माई सेल्फ नाउन है, उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया था, तो एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा था माई सेल्फ, इसलिए हम रिफ्लेक्सिव का यूज नहीं कर सकते। आई माई सेल्फ डू कुकिंग फॉर ऑल। यहाँ देखिए, ये रिफ्लेक्सिव है और इससे पहले प्रोनाउन आया है और ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, यानी ये सेंटेंस सही है। यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के कुछ यूजेस देख लेते हैं। आइदर, आइदर मतलब क्या होता है कि दो में से किसी एक को चुनना है, तो हम क्या यूज करेंगे? आइदर। जब बहुत सारे में से किसी एक को चुनना है, तो उस केस में हम या तो वन का यूज करते हैं या फिर एनी का यूज करते हैं। जब दो चीज या दो व्यक्ति में से किसी को भी नहीं चुनना है, दो चीज या दो व्यक्ति में से किसी को भी नहीं चुनना है, तो हम नाइदर का यूज करते हैं। और दो से अधिक व्यक्ति या चीज में से किसी को नहीं चुनना है, तो हम क्या यूज करते हैं? नन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? नन का यूज करते हैं। राइट। जब भी ईच, आइदर या नाइदर आता है, तो उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ईच, आइदर, नाइदर के साथ अगर ऑफ आ जाए, तो उसके बाद प्लूरल आएगा ही आएगा, प्लूरल आएगा ही आएगा, लेकिन उस केस में भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा। उस केस में भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही यूज होगा। और अगर प्रोनाउन यूज करना हो, तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे। सिंगुलर प्रोनाउन में क्या क्या आता है? ही, या फिर इट, इन प्रोनाउंस का यूज करेंगे। यहाँ देखिए, ईच ऑफ द बुक इज यूजफुल। यहाँ देखिए, ईच आया है और ऑफ आया, इसके बाद क्या आया है? प्लूरल आया है और फिर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया है। सेंटेंस ठीक है। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अप्लाइड फॉर द एग्जाम। यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया है और ये प्लूरल आया है, ये सेंटेंस भी ठीक है। आइदर ऑफ द गर्ल इज इन हर क्लास। यहाँ ठीक है, आइदर ऑफ द गर्ल इज इन हर क्लास, गर्ल्स होगा यहाँ। आइदर ऑफ द गर्ल्स इन हर क्लास। Neither of you are allowed to go.
यहाँ देखिए नाइदर के बाद ऑफ आया है तो क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो नाइदर ऑफ यू इज अलाउड टू गो, इज अलाउड टू गो। Either of the Pandavas were responsible for the battle of महाभारत। यहाँ देखिए पांडवास मतलब 5 व्यक्ति थे, जब 5 व्यक्ति थे तो आइदर नहीं आएगा, क्या आएगा, नन। क्योंकि अगर मोर देन 2 होता है तो क्या यूज होता है, नन। देखिए ना, यहाँ देखिए ना, मोर देन 2 थिंग्स है तो क्या आया है, नन, राइट। मोर देन 2 के लिए क्या यूज होता है, नन। इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आता है और इसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आता है, राइट। जैसे देखिए ना, नन हैज कम और नन हैव कम। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आया है और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आया है, दोनों सेंटेंस ठीक। वन, वन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, यहाँ ध्यान दीजिए। वन के यूज 2 सेंस में होते हैं, एक होता है जनरल सेंस, एक होता है स्पेशल सेंस। तो जब जनरल सेंस में यूज होता है तो वन और उसके बाद क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, क्या आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और इसके साथ अगर कोई प्रोनाउन आता है, इसके साथ अगर कोई प्रोनाउन आता है तो कौन सा प्रोनाउन आता है, या तो वन आएगा या फिर वंस आएगा, राइट। और अगर स्पेशल सेंस में यूज होता है तो वन के साथ ऑफ आएगा और फिर प्लूरल आता है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आता है। अगर इसके साथ हमें प्रोनाउन यूज करना हो तो हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज करेंगे। सिंगुलर प्रोनाउन क्या है, ही, सी या फिर इट, इनका यूज करते हैं, राइट। अगर एवरी या एनी आए और उसके साथ वन आए तो भी हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करते हैं। जैसे देखिए ना, वन इज नाउन बाय द कंपनी ही कीप्स। यहाँ देखिए ही, वन इज नाउन बाय कंपनी ही कीप्स, ये जनरल सेंस में आ रहा है तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, वन कीप्स। वन इज नाउन बाय द कंपनी वन कीप्स। वन मस्ट कीप हिज प्रॉमिस। यहाँ देखिए फिर से जनरल सेंस में यूज हो रहा है तो हिज नहीं होगा, क्या होगा, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, वंस प्रॉमिस, राइट। वन ऑफ द नॉवल इज फेमस फॉर हिज थीम। यहाँ स्पेशल सेंस में आ रहा है तो हिज नहीं आएगा, क्या आएगा, इट्स थीम, क्या आएगा, इट्स थीम। Everyone is supposed to utilize his time। यानी देखिए everyone साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आया है, ठीक है, और इसके साथ he, she, it सिंगुलर आया है, ठीक है। यूज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन के कुछ यूज देख लेते हैं। ईच अदर, ईच अदर का मतलब क्या होता है कि जब दो व्यक्ति की बात एक समय पे की जाए, जब दो व्यक्ति की बात एक समय पे की जाए हम ईच अदर का यूज करते हैं। और अगर 2 से अधिक व्यक्ति की बात एक समय पर की जाए तब हम वन अनदर का यूज करते हैं, राइट। जैसे देखिए ना, राधा एंड प्रिया आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, राधा और प्रिया 2 जन हैं, उसमें बात कर रहे हैं। द स्टूडेंट्स शोक हैंड विथ ईच अदर। यानी एक स्टूडेंट है तो ये इनसे हाथ मिलाएंगे, फिर इनसे हाथ मिलाएंगे, पहले इनसे एंड देन इनसे, यानी एक बार में 2 ही स्टूडेंट्स हाथ मिला रहे हैं, राइट। तो इसीलिए इसके साथ भी ईच अदर आया है। ऑल द स्टूडेंट्स डिस्कस्ड द मैटर विथ वन अनदर। डिस्कस द मैटर विथ वन अनदर, यानी एक साथ एक से अधिक विद्यार्थी किसी भी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे वन अनदर का यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ जो नंबर है वो 2 से अधिक है एक टाइम पे।
we each, they each, you each will be given to equal chance to contest. They each have taken the risk of flood. यहाँ देखिए, जब भी we each, they each या फिर you each ये सब आए, इसके साथ हमेशा और हमेशा क्या यूज होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है विल, यहाँ भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा हैव, राइट। दे ईच हैव टेकन द रिस्क ऑफ फ्लड्स, यहाँ पे भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। ये क्या है? एम्बेसडर। एम्बेसडर मतलब क्या होता है कि कोई भी डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम एम्बेसडर कहते हैं। एम्बीडेक्स्ट्रस क्या होता है कि लेफ्ट और राइट हैंड दोनों से इक्वली काम कर सकता है कोई भी व्यक्ति, तो उसे एम्बीडेक्स्ट्रस कहते हैं। एम्बिगुअस मतलब क्या होता है कि किसी भी वर्ड का एक से अधिक पॉसिबल मीनिंग निकलता हो तो एम्बिगुअस कहते हैं। एम्बिवेलेंट क्या होता है कि गुड और बैड फीलिंग, कोई भी व्यक्ति की गुड और बैड फीलिंग दोनों कंटेन करता है, उसके पास गुड फीलिंग्स और बैड इल फीलिंग्स भी है, तो हम एम्बिवेलेंट कहते हैं। अमीनेबल मतलब क्या होता है कि किसी भी ऑर्डर को या किसी भी सजेशन को फॉलो करने के लिए रेडी रहना, राइट, तो हम अमीनेबल यूज करते हैं। एमनेसिया मतलब क्या होता है कि मेमोरी का टोटल लॉस या फिर पार्शियल लॉस हो जाना, टोटल या फिर पार्शियल लॉस हो जाना मेमोरी का, हम कहते हैं एमनेसिया। एमनेस्टी मतलब क्या होता है? किसी को भी माफ कर देना, ऑफिशियली माफी दे देना किसी भी गुनाह के लिए, हम कहते हैं एमनेस्टी। एमोरल मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो मोरल नॉर्म्स को, मोरल रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो अमोरल कहते हैं हम। एम्फीबियन मतलब जो लैंड एंड वाटर दोनों में रह सके, दोनों में रहता है, उसे हम एम्फीबियन कहते हैं। एम्प्यूटी मतलब क्या होता है कि कोई भी पर्सन जिसका एक या फिर एक से दोनों लिम्स रिमूव कर दिया गया हो, एक या एक से अधिक लिम्स रिमूव कर दिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्यूटी कहते हैं। एनालॉजी मतलब क्या होता है कि दो सिमिलर थिंग्स के बीच के कंपैरिजन को समझना या जानना। एनालिसिस मतलब होता है कि किसी भी चीज का डिटेल चेक करना, डिटेल में चेक करना, उसे एनालिसिस कहते हैं। अनार्किस्ट मतलब क्या होता है कि जो गवर्नमेंट और रूल्स एंड रेगुलेशन में बिलीव नहीं करता है, उसे अनार्किस्ट कहते हैं। एनाटॉमी मतलब क्या होता है कि किसी भी ह्यूमंस का या फिर अदर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडीली का स्ट्रक्चर होता है, जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसे एनाटॉमी कहते हैं। एंकर क्या होता है? जो रेडियो या टेलीविजन प्रोग्राम को प्रेजेंट करता है, उसे हम एंकर कहते हैं। एंसेंट मतलब हो गया कि जो पास्ट में बीत चुका है, उसे एंसेंट कहते हैं। एनिक्डोट मतलब क्या होता है कि शॉर्ट और एम्यूजिंग स्टोरी, मतलब छोटा सा किस्सा है या छोटी सी स्टोरी है जिसमें थोड़ा सा हास्यास्पद बातें हैं, इंटरटेनिंग बातें हैं, तो हम एनिक्डोट कहते हैं। वो किसी पर्सन या किसी इवेंट के विषय में हो सकता है। एनेस्थेटिस्ट मतलब होता है कि ऐसा ड्रग जो किसी भी व्यक्ति को अनकॉन्शियस कर दे या फिर पेन को रिलीव करने के लिए ड्रग दिया जाता है, उसे एनेस्थेटिक्स कहते हैं। एनेस्थेटिक। एनाइल मतलब क्या होता है कि ओल्ड वुमेन वीक लाइक अ वीक ओल्ड वुमेन, मतलब जो बुजुर्ग महिला है वो बहुत कमजोर हो गई है या बिल्कुल बुजुर्ग महिला के जैसे कमजोर व्यक्ति को एनाइल कहते हैं। आज के लिए इतना ही था। आप सबको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिए। प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए।